मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। मित्रों, मैं मैनपुरी के करहल गेस्ट हाउस में हूं और हमारे साथ दो अधिकारी बैठे हैं और दोनों राजस्व के हैं। हमारी दाईं ओर गोपाल शर्मा जी हैं जो एसडीएम हैं और बाईं ओर संतोष राजौरिया जी, ये नायब तहसीलदार हैं। अपेक्षाकृत अपने पदों पर दोनों करीब करीब नए हैं। बहुत अनुभव नहीं है, इसलिए बातचीत करने में मेरी कोशिश होगी कि मैं वो आरटीआई के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दे दूं। पहले मैं इनके अब तक के अनुभव सुनूंगा। तो गोपाल जी, आप बताइए, आपका आरटीआई के बारे में कोई अनुभव हो ऐसा जो ऐसा लगे आपको कि बांटना चाहिए दर्शकों से। सर, मुझे लगता है सर जो आरटीआई है सर, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ये सर एक एडमिनिस्ट्रेशन को सर दक्ष तरीके से चलाने के लिए, और चूंकि भारत में सर प्रत्येक नागरिक के पास में जानने का अधिकार है जो कि मौलिक अधिकार है सर, उसको पूरा करने में सर ये सूचना का अधिकार सर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसमें सर कई विषयों पे लोग सर जानते हैं सर, चूंकि सर मैं अभी बहुत नया हूँ सर, मतलब एक्सपीरियंस का अनुभव है, लेकिन सर मुझे लगता है कि सर आरटीआई में सबसे ज़्यादा जो हमारा सर रहा है सर एक अनुभव के तौर पे सर 2018 में सर जब ये हमारा एग्ज़ाम चेंज हुआ था पीसीएस का सर, तो बहुत सारे सिलेबस चेंज बच्चे हुआ जब था। सिलेबस चेंज हुआ था सर, तो पहली बार सर ये सिलेबस चेंज हुआ, और सर कई बार लोगों की ये जिज्ञासाएं थी कि मार्किंग का पैटर्न कैसा रहा, किस टाइप से लोगों का सिलेक्शन हुआ सर। तो उसमें ढेर सारे बच्चों ने अपनी आरटीआई के माध्यम से कॉपियों उत्तर पुस्तिकाओं को जानने का भी प्रयास किया। कुछ को सर उत्तर पुस्तिका उनकी मिली भी, कुछ को दिखाई भी गई सर। तो एक प्रॉपर एवेल्युएशन के माध्यम से उनकी काफ़ी सारी जिज्ञासाएं दूर हुई। तो सर एक स्टूडेंट के तौर पे हमारे द्वारा कोई भी अगर काम किया जाए, उसका आउटकम किस तरीके से हमें देखने को मिलता है, सही है या गलत है, जो हमको मार्क्स मिले हैं, जो हमको जो हमारा एवेल्यूशन हुआ है वो हमारा सही तरीके से किया गया है नहीं सर। तो ये जानने के हिसाब से सर जो आरटीआई था सर, इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है सर, ये एक अनुभव है। बाकी सर चूंकि हम कार्यालय में सर तैनात हैं सर, वहाँ पर ढेर सारे लोग ऐसे अपनी जिज्ञासा बस पूछने के, मैंने 20 साल पहले 25 साल पहले एक फाइल डाली थी कोर्ट में, अभी तक कोई इस पे निर्णय नहीं हुआ, तो उसमें क्या क्या कार्रवाई हुई, किस किस तरीके से कार्रवाई होनी है या किसके स्तर पे लंबित है सर। तो इस प्रकार से कई सारे सर क्वेश्चंस उसमें रहते हैं सर। मेरा सर दो प्रश्न आपसे हैं सर। सर जैसे जो प्रारूप 2 है जिसमें हम धारा 6(1) के अधीन सूचना कोई भी आवेदक हमसे मांग सकता है सर। तो मेरा सर पहला प्रश्न तो ये है सर कि उसमें फॉर्मेट में सर ये क्लियर नहीं है कि वो किस किस टाइप की सूचनाएं या कितनी कितनी सूचनाएं मांग सकता है। और दूसरा सर, जो मैंने पढ़ा था कि जो सूचना है आवेदक वो मैक्सिमम 500 शब्दों में लिख करके मांगेगा, और अगर 500 शब्दों से ऊपर भी अगर वो सूचना मांगता है तो उसमें हमको रिजेक्ट नहीं करना है। तो सर इस केस में सर क्या करना चाहिए सर? तो ये सर मेरा एक जिज्ञासा भरा प्रश्न है सर। देखिए, जब धारा 6 की आप बात करते हैं, धारा 6(1) की सर। एक प्रकार से मूल आवेदन है। जी सर। आवेदन वह है जिसमें वह सूचना मांगता है। एक तो मैं ये दूर कर दूं आप लोगों की धारणा कि प्रारूप पर जब मांगा जाएगा तभी सूचना दी जाएगी। प्रारूप एक, आप कहिए कि मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में वो प्रारूप तैयार किया गया है कि अगर कोई चाहे तो उस प्रारूप पर सूचना मांगे। दूसरा कि अगर प्रारूप के बजाय सादे कागज पर भी वह सूचना मांगता है साफ साफ स्पष्ट शब्दों में, तो भी सूचना देय है। और जहां तक यह है कि क्या सूचना मांग सकता है, क्या सूचना नहीं मांग सकता है, तो हर सूचना वो मांग सकता है। क्या देय है और क्या नहीं देय है, ये जन सूचना अधिकारी को तय करना है, और वो भी आरटीआई एक्ट 2005 और उत्तर प्रदेश सूचना नियमावली 2015 के आलोक में। उसके विरुद्ध जाकर के आप सूचना से इनकार नहीं कर सकते। उसमें यह बताया गया है कि कौन सी सूचना देनी है और कौन सी नहीं देनी है।
मैं नटसेल में ये बता दूं कि कौन सी सूचना नहीं देनी है। सामान्य रूप से जन सूचना अधिकारी यही पूछते हैं। उनको पूछना ये चाहिए कि कौन सी सूचना देनी है। तो सूचना हर कोई देनी है, केवल वह सूचना जिससे आपके सिस्टम के फेल्योर होने की संभावना न हो। गृह विभाग की ऐसी सूचना, पुलिस विभाग की ऐसी सूचना जिससे लोक व्यवस्था भंग न हो। रक्षा, सुरक्षा, सीमा, इस तरह की सूचनाएं जिससे समाज व्यवस्था या राष्ट्र की व्यवस्था भंग न हो। बाकी सब सूचनाएं देने योग्य है। अब ये केस टू केस डिफर करता है कि कौन क्या मांगता है। आरटीआई एक्ट में एक स्थान पर कहा गया है कि वह सूचना जो संसद और विधानसभा को दी जा सकती है, वो सारी सूचना किसी भी भारतीय नागरिक को जो आवेदक के रूप में आपके सामने आया है उसको दिए है। ये एक सामान्य मार्गदर्शक सिद्धांत है, लेकिन उसमें कुछ प्रतिबंध है। प्रतिबंध इस तरह का है कि जो मैंने पहले बताया कौन कौन की सूचना नहीं दे है। तो जन सूचना अधिकारी को कोशिश ये करनी चाहिए वह सूचना देने के बारे में सोचे, वह सूचना जो लोकहित में है। अगर सूचना नहीं देना है तो उसको ये स्पष्ट तार्किक कारण बताना होगा कि आरटीआई एक्ट की किस धारा, उपधारा या उत्तर प्रदेश सूचना नियमावली 2015 की किस धारा, उपधारा के तहत सूचना नहीं दी जा सकती है। तार्किक और आरटीआई एक्ट के आलोक में आप सूचना को मना करेंगे, अन्यथा सूचना मना करने का कोई ऐसा कारण नहीं है। मैं और एक साफ बता दूं कि लोकहित सर्वोपरि है, पब्लिक इंटरेस्ट। अगर आपको लगता है ये सूचना लोकहित में है, आप ये सूचना दीजिए, और अगर लोकहित नहीं है तो आप सूचना देने से मना कर दिए। लेकिन किसी भी स्थिति में सूचना 30 दिन के भीतर आपको देनी ही होगी, और अगर सूचना आपके पत्रावली पर धारित नहीं है तो वह सूचना जिसके पास धारित है वहां 5 दिन के भीतर आप ट्रांसफर कर दें, यानी अंतरण जिसको कहते हैं आरटीआई एक्ट की भाषा में, आप अंतरण कर दें। कुल मिलाकर के संक्षेप में जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कुल मिला के आरटीआई इतनी ही है। बाकी केस टू केस डिफर करता है, किसने क्या सूचना मांगी है, किस बारे में मांगी है, उसका पर्सनल हित है क्या, लोकहित है क्या, सूचना देनी है कि नहीं देनी है। बहुत सारा मतलब धारा उपधारा है, वो आरटीआई एक्ट में जाकर के आप उसको गहनता से उसका अध्ययन कर सकते हैं। सर एक चीज़ और पूछना था, जैसे सर इसमें ये था कि जो सूचना कोई व्यक्ति मांगता है सर, तो उसको जब हम सूचना देते हैं तो सूचनाओं से संबंधित कुछ फीस उसको पे करनी होती है। हाँ, तो उसमें सर एक हमने सर ये पढ़ा है उसमें कि अगर कोई व्यक्ति बीपीएल कैटेगरी का है तो उससे कोई सूचना नहीं ली जाएगी, बशर्ते कि वो राज्य कोई सरकार के सूचना द्वारा कोई फीस नहीं ली फीस जो जाएगी। है नहीं ली जाएगी सर, बशर्ते कि वो राज्य सरकार के द्वारा कोई एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट हमारे सामने पेश करे। नहीं, इसमें स्पष्ट रूप से कह दूं, आरटीआई एक्ट में कुछ चीजें कही गई हैं, कुछ समझने की बात है। जैसे बीपीएल कैटेगरी में 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर उसको नहीं लगाना है, वो सामान्य रूप से सूचना मांग सकता है। अब अतिरिक्त तो शुल्क की जब बात आती है, मान लीजिए कि 300, 400, 500 पेज की सूचना है, तो आप शुल्क मांग लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में कहा है कि जिस व्यक्ति से जो बीपीएल कैटेगरी का है, बीपीएल कैटेगरी वैसे खत्म हो गई लेकिन सूची अभी है। जी सर। तो बीपीएल कैटेगरी का कोई व्यक्ति अगर सूचना मांगता है जिससे हम 10 रुपए शुल्क की अपेक्षा नहीं करते हैं, यानी उसको उससे मुक्त रखते हैं, तो उससे अतिरिक्त फीस की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जैसे अगर आपकी सूचना 2, 4, 5 पेज की हो, 10 पेज की हो, 20 पेज की हो, तो आप बिना शुल्क लिए आप उसको दे सकते हैं, देना चाहिए। देना इसलिए चाहिए कि फिर मैं वही दोहराऊंगा कि अगर 10 रुपए की अपेक्षा उससे नहीं करते हैं तो फिर अतिरिक्त शुल्क के बारे में कैसे अपेक्षा करें। लेकिन अगर वह शुल्क 300, 400, 500, 600 है तो आप शुल्क उससे मांग सकते हैं। कुल मिलाकर के इसमें
सूचना देने के बारे में जो पॉजिटिवली सोचना है वह महत्वपूर्ण है। सूचना देने के बारे में आप सकारात्मक रूप से सोचें। और फीस वगैरह तो ये बहुत छोटा मुद्दा है। ये मुद्दा तब उठता है जब कोई आदतन आरटीआई मांगता है, परेशान करने के लिए मांगता है, तो आप उससे फिर 30 दिन के भीतर शुल्क मांग सकते हैं। अगर वो शुल्क जमा करता है तो ये मान लीजिए कि वो आरटीआई के प्रति गंभीर है। अगर नहीं जमा करता है, मतलब अगर वो जमा नहीं करता है, तो मान कर चलिए आरटीआई के प्रति गंभीर नहीं है। और अगर वो जमा करता है, इसका मतलब उसको सूचना चाहिए। इसमें आप उसे लोकहित भी पूछ सकते हैं। एक प्रश्न आपने और उठाया था कि 500 शब्दों से बड़ा एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। इसमें मूल बात यह है कि 500 शब्दों में वो लिख क्या रहा है। क्या वो एसे टाइप का या इमला लिख रहा है या कोई सूचना मांग रहा है। इसका कुल मिलाकर मंतव्य इतने ही है। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ों को विस्तृत रूप से स्पष्ट करने के लिए आदमी का पत्र लंबा हो जाता है। लेकिन अगर देखिए, अगर इसमें लोकहित है तो आप सूचना दीजिए। और 500 तो प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है कि आदमी 500 के भीतर काम भाग की सूचना मांग लेगा। अगर उससे ज़्यादा होता है तो आप मान कर चलिए एक प्रकार से जो है उसकी सूचना में बहुत रुचि नहीं है। लेकिन 500 को मतलब ये व्यवहारिकता ये है कि 500 के बजाय अगर 125 हो गया, 550 हो गया, तो सूचना दे देनी चाहिए। 500 का बैरियर केवल इसी लगाया ताकि जो है आरटीआई लगाने वाले के ये माना जा सकता है कि वो गंभीर है। जैसा मैंने पहले बताया, हमारे बाईं ओर संतोष राजौरिया जी हैं। ये नायब तहसीलदार हैं। अपेक्षाकृत ये भी नए हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, आपने सुन लिया होगा। आपकी अगर कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम आई हो आपको। सर एक प्रश्न है हाँ। कि एक आवेदक ने ये सूचना मांगी कि तहसीलदार कितने समय से कितने समय तक अपने सीयूजी को स्विच ऑफ रखते हैं या ऑन रखते हैं, या उनका सीयूजी नंबर मोबाइल नंबर ख़राब हो गया है, यदि उन्होंने उसकी मरम्मत कराई है तो उसकी जो है बिल की प्रति हमें उपलब्ध कराएं। देखिए, प्रथम दृष्टया मुझे ऐसा लगता है कि इस सूचना में कोई लोकहित नहीं है। अब ये देखना पड़ेगा कि वो व्यक्ति कौन है, उसका अतीत कैसा आरटीआई मांगने के संदर्भ में। अगर वो बार बार आरटीआई मांगता है और इसी तरह के प्रश्न करता है, मान लीजिए उसका कोई आपके यहाँ कोई आवेदन लंबित हो, पहले से कोई काम न हो रहा हो सकता है आक्रोश में भी ये सूचना मांग रहा हो। बहरहाल इसमें ये देखने की बात यह है कि सूचना के प्रति गंभीर कितना है। और जिस तरह की बात आप बताते, अगर यही प्रश्न है तो प्रथम दृष्टया सूचना नहीं देने का मन बनता है। सूचना दे नहीं है, ठीक है, साफ शब्दों में अगर कहूँ। लेकिन अब आप देख लीजिए कि उसका कोई लोकहित है क्या। सर्वप्रथम तो उससे ये पूछना चाहिए, दिया गया है 30 दिन का समय सूचना का, लेकिन आप उसमें जो है जल्दी से जल्दी सूचना देने का प्रावधान करना चाहिए। मतलब आप लोगों को करना चाहिए, आप उससे उसका लोकहित पूछ लीजिए। कितने समय तक बंद रहा, कितने समय तक चालू रहा, और रिपेयर में गया तो उसका बिल दे दीजिए। ये मुझे नहीं लगता किसी तहसीलदार से किसी व्यक्ति को पूछना चाहिए। न पूछने योग्य इसमें कोई चीज़ है। तो लोकहित आप उससे पूछ ले, आखिर ये सूचना आपको चाहिए क्यों। अगर लोकहित वो बता देता है और आपको लगता है कि वास्तव में लोकहित है, तो आप ये सूचना दे सकते हैं। लेकिन सवाल बस वही है कि जिसने आरटीआई लगाई है उसकी मंशा क्या है। क्या वो सूचना परेशान करने के लिए चाहता है या उस सूचना का सार्वजनिक हित में कोई उपयोग है। ये आप पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। प्रथम दृष्टया अगर मेरे पास ये सूचना मांगा जाए तो मैं इस सूचना को मना कर दूंगा। सर ये चीज स्पष्ट हो गई होगी शायद। सर और कोई सवाल। सर एक प्रश्न और है। हाँ, जैसे यदि सर सूचना जो हम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देते हैं, ऐसी कोई सूचना लोक हित में हो और हमारे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी क्या उसे तैयार करके हम बेच सकते हैं? देखिए आरटीआई एक्ट में जो शब्दशः अगर कहें हम लिटरली, सर,
तो आरटीआई में सूचना के सृजन का कोई प्रावधान नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर वह सूचना लोकहित में है और आपको ये लगता है कि ये सूचना देनी चाहिए, तो आप बनाकर भी दे सकते हैं। हमने बशर्ते कि आपका मूल कार्य प्रभावित न हो, छोटी सूचना हो, कोई जैसे हमारे यहाँ आप लोग जाते हो तो आप लोगों को जो है एक अभिकथन भी देना पड़ता है, अच्छा, तो सूचना बनाने का ही तो मामला है ना वो, अच्छा, एक प्रकार से। लेकिन पत्रावली पर जो सूचना है लिटरली वही सूचना दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सूचना लोकहित में है और बिना मूल कार्य प्रभावित हुए आप वो सूचना बनाकर दे सकते हैं, तो आपको देना चाहिए। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।